साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, और आज भी इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे बोनसाई के बारे में, छोटे पौधे बड़ी कमाई। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे प्रगतिशील किसान लालचंद भारद्वाज से, और फिर बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की। तो फिर आइए आज के हमारे इस अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं। बता दें आपको कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इजराइल के दौरे पर है। ये जो कार्यक्रम है 8 से 11 मई के दौरान आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस कार्यक्रम में, या फिर कहें कि इस दौरे के दौरान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। श्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये दौरा इजराइल के कृषि मंत्री ओडेड फोरर के बुलावे पर हो रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। 8 मई को वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इजराइल के लिए रवाना हुए। इस 3 दिवसीय दौरे में वो कृषि और उद्यानिकी से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का दौरा करेंगे। 9 मई यानी सोमवार की सुबह उन्होंने इजराइल में ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर एरिया का दौरा किया और फिर नेट फिल्म क्षेत्र भी गए। इन जगहों पर गन्ना और कपास के अलावा धान की खेती में ड्रिप, सूक्ष्म और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली अपनाई जा रही है। इसके अलावा श्री तोमर इजराइल निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान भी गए और शाम को इजरायली एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। आइए कार्यक्रम में नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। बोनसाई यानी कि बौने पौधे। बता दें आपको कि ये पौधे छोटे जरूर होते हैं लेकिन बड़ी कमाई करवा सकते हैं, और ये कुदरती तौर पर छोटे नहीं होते। इन्हें एक खास विधि से छोटा या फिर कहें कि बौना रखा जाता है। हमारे जो किसान हैं इस विधि को अगर वो सीख लें, इसके गुर को अगर वो सीख लें तो काफ़ी अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये नर्सरी में काफ़ी महंगे दामों पर बिकते हैं। तो फिर आइए आज के हमारे सेगमेंट में हम इसी के बारे में जानते हैं। बोनसाई जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है बोने पौधे। बोनसाई असल में पौधों को छोटा आकार देने की जापानी कला है जो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। बोनसाई को गमलों में इस तरह उगाया जाता है कि उनका प्राकृतिक रूप तो बना रहे लेकिन आकार में बोना रह जाए। बोन उस पात्र को कहते हैं जिसमें ये पौधे उगाए जाते हैं। सबसे पहले ऐसा पौधा चुनते हैं जिससे बोनसाई तैयार हो सके और फिर उसकी कटाई छटाई करके आकार को छोटा रखा जाता है। बोनसाई की रुपाई से पहले जड़ों की काट छांट करना भी जरूरी है। बीज से तैयार पौधे बोनसाई के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अनार, आम, बरगद, चीड़, गुलड़, पीपल, संतरा, नींबू और बोगनवेलिया जैसे पौधों के बोनसाई आसानी से बनाए जा सकते हैं। गमला सावधानी से चुने, इसमें छोटे छोटे छेद हो ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए और जड़ों को हवा मिल सके। छेदों के ऊपर महीन जाली लगा दे। ऐसा करने से अतिरिक्त पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगी और चींटियां भी गमले में नहीं घुसेगी। जाली के ऊपर मिट्टी फैलाए। मिट्टी उपजाऊ और मजबूत होनी चाहिए ताकि उसमें बोनसाई आसानी से जड़ जमा सके। रुपाई के लिए गमले से पौधे को मिट्टी सहित बाहर निकाले। 1/3 मिट्टी जड़ों में लगी रहने दे, बाकी को झाड़ दे। तने के ठीक नीचे आपको जड़ों का एक गुच्छा मिलेगा। जड़ों को लगभग इस गुच्छे तक कतर दे। अब जड़ों के चारों ओर मिट्टी फैलाकर हल्के से दबा दे। मिट्टी के ऊपर बजरी और कंकर फैला दे। इससे गमला सुंदर लगेगा। पहले साल पौधे को बढ़ने दे, दूसरे साल काट छांट की जरूरत होगी। सबसे पहले बीमार और सूखी टहनियां निकाल दे और फिर उस हिस्से को भी छांट दे जहां से कलिकाएं फूटती है।
काटछांट का काम बरसात के दिनों में 2-3 बार करना है। जड़ों को इतनी लंबी ना होने दे कि वो गमले से चिपक जाए, इसीलिए उन्हें समय समय पर कैंची से काटते रहे। गर्म और आर्द्र जलवायु में 3-4 साल, जबकि शुष्क जलवायु में 4 से 6 साल बाद गमला बदल दे। बोनसाई को लकड़ी या किसी और चीज का सहारा देने की जरूरत नहीं होती। पतली टहनियों को सही रूप और आकार देने के लिए तांबे या एल्यूमिनियम से बांध दे। जब शाखाएं मजबूत हो जाए तो इन तारों को हटा दे। वहीं बोनसाई कामयाब माना जाता है जिसकी आकृति मूल वृक्ष जैसी ही हो। कुछ लोग मानते हैं कि बोनसाई की बढ़वार रोकने के लिए कम भोजन देना चाहिए। ये अवधारणा गलत है। सच तो ये है कि आप उसे खूब पौष्टिक भोजन दें और बार बार खाद मिला पानी देते रहे। बढ़वार रोकन के लिए काटछांट करनी होगी। 90 देशों और करीब 36 भाषाओं में बोनसाई पद्धति पर 1000 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी है। इनके अलावा ढेरों पत्रिकाएं, जर्नल्स और ब्लॉग भी मिल जाएंगे। छोटे से पौधे पर इतना ज्यादा साहित्य इसकी लोकप्रियता के बारे में बताने के लिए काफी है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम में नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर।
रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल तो हमारे किसान यानी कि आप लोग करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की। प्राकृतिक खेती या फिर कहें कि जैविक खेती की ओर थोड़ा सा अगर रुझान बढ़ा लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, हमारे देश की मिट्टी के लिए फायदेमंद होगा, पर्यावरण के लिए काफी अच्छा रहेगा। और ऐसा ही कुछ किसान हमारे कर भी रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं लालचंद भारद्वाज, जो जैविक खेती को अपनाए हुए हैं, सफलता भी हासिल कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसी रही है इनकी कामयाबी की दास्तान। लालचंद भारद्वाज अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वर्ष 2013 से लालचंद जैविक खेती कर रहे हैं। इससे पहले वो भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती करते थे। चूंकि वो खेती में हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, इसीलिए लालचंद कृषि से संबंधित कार्यशालाओं में भाग लेते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात भारतीय कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर से हुई, जिन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। उन्हीं से लालचंद भारद्वाज को जैविक खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिली। सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे और 2017 में रायपुरानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमने उनका सेमिनार अटेंड किया। तो उस समय से हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का भी डिफरेंस पता लगा। तो हमने फिर पूरे तरीके से सुभाष पालेकर जी के पैटर्न पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी। तो उस खेती से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले मेरी इनकम 50,000 प्रति एकड़ भी नहीं होती थी, तो अब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हो जाती है। तो उसमें जो मेरी मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, धान और गन्ना है। गन्ने में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो गन्ना क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत अच्छी फसल है और वो कई साल तक चल जाता है। जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकर लालचंद ने रासायनिक खेती करना छोड़ जैविक पद्धति से खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें इन्हें काफी फायदा हुआ। रासायनिक खेती से जहां इन्हें प्रति एकड़ 50,000 की भी आमदनी नहीं हो पा रही थी, वहीं जैविक खेती को अपनाकर लालचंद ने प्रति एकड़ 1 लाख तक का मुनाफा हासिल किया है। इन्होंने अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गेहूं, धान और गन्ना लगाया हुआ है। गन्ने की फसल से लालचंद को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गन्ना फसल चक्र के लिए अच्छा होता है। साथ ही गन्ना कई सालों तक चलता है। इनके खेतों से गन्ने की लगभग 350 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, जिससे वो गुड़ या शक्कर और देसी खांड बनाकर बाजार में बेच लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी गन्ने की उपज लगभग 350 क्विंटल पर एकड़ निकलती है और मैंने कभी भी गन्ना किसी मिल या किसी क्रशर में नहीं डाला है। मैंने तो सिर्फ उसका गुड़ बनवाया, शक्कर बनवाई और उसको बेचा है। तो आजकल मैं गुड़ 100 रुपये, शक्कर 120 रुपये और इस बार पहली बार मैंने देसी खांड भी बनवाई है और देसी खांड भी बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों की बहुत ज़रूरत है, लोग चाहते भी हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें ये सारा सामान खुद लोगों से मिल करके बेचना पड़ता है। अभी तक कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा में है, वहाँ से डॉक्टर रमेश जोरार जी ने भी मेरे को इसके बारे में बताया था। और फिर उनके पास एक स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में 20 ऑर्गेनिक फार्मर जोड़े थे। तो उनको उन्होंने 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी दिया था। तो उससे हमें दूसरे किसानों से मिलने का मौका मिला और दूसरी जो प्रणालियां थी उनके बारे में भी जानकारी हुई। लालचंद अपने फार्म पर गाय पालन भी करते हैं, जिससे वो खेतों में डालने के लिए जीवामृत बनाते हैं। साथ ही लालचंद अपने खेतों से अच्छी उपज हासिल करने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पे गाय रखी हुई हैं, उनके जो भी गोबर गौमूत्र होता है उससे हम जीवामृत बनाते हैं और गौ कृपामृत बनाते हैं और उसको अपने खेतों में डालते हैं। हमने अपने खेतों के चारों ओर फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक खेत पूरी तरह से उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं, जिसमें से हमारा भी काम चल जाता है और जो भी हमारे फार्म पे आते हैं तो उनको भी हम सब्जियां दे पाने में सक्षम हैं। तो अब मैं सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि उनको अगर वो पूरे क्षेत्र में नहीं कर सकते तो कम से कम आधे एकड़ 1 एकड़ से ज़रूर स्टार्ट करें और थोड़े दिन में आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पहले तो किसान स्वयं
स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे सकता है। तो आज के ज़माने में जो डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो यही कारण है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा नहीं रहा, और दूसरे हम फिज़िकल वर्क बहुत कम करते हैं। तो मेरी सभी से यही है कि अपने खेतों में खुद सब्जियां उगाएं, खुद सारा काम करें और दूसरे व्यक्तियों की हेल्प लें, लेकिन अपना काम कभी ना छोड़ें। तो तभी हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है वो कामयाब हो सकेगी। लालचंद शुरुआत से ही अपने खेतों में सहफसली खेती करते आए हैं, जैसे गेहूं के साथ चना, गन्ने के साथ गेहूं, साथ ही बीच में वो दलहनी फसलों की भी खेती करते हैं, जिससे खेतों में यूरिया की कमी पूरी हो जाती है। इनका मानना है कि किसान सहफसली खेती कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही किसानों को बड़े पैमाने पर न सही, लेकिन आधे या 1 एकड़ से ही जैविक खेती करने की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे उन्हें जैविक खेती से होने वाले फायदों का अनुभव हो सके और भविष्य में वो भी उनकी तरह जैविक खेती को ही पूरी तरह से अपनाकर लाभान्वित होते रहें। लालचंद जी भारद्वाज हैं जो चुडियाड़ी से है। उन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके हमारे से संपर्क किया था 2009 में आके। उन्होंने कहा था भी आजकल की खेती है वो मुनाफा में कैसे ज़्यादा मुनाफेदार कैसे बनाई जाए, इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो हमने उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंधित, और धीरे धीरे उनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके आए। तो आज उसी किसान ने अपनी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें बताया भी कैसे उन्होंने पहले से ज़्यादा वो मुनाफा कमा रहे हैं और पहले से ज़्यादा तरक्की की ओर अग्रसर है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की जो सरकार है वो खेती की या फिर कहें कि कृषि की जो नींव है उसे मजबूत कर रही है। आर्थिक रूप से हमारे किसान सशक्त हो सके, इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों में से एक है कृषि अवसंरचना कोष। क्या है ये कोष, किस तरह से हमारे किसानों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना,
लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की,